बुलडोजर कार्रवाई पर सख्ती बरतने वाले ये शख्स बी.आर. गवई हैं और ये भारत के 52वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। ये भारत के दूसरे दलित चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। इनके बारे में इस वीडियो में पूरी बायोग्राफी हम लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम इनके बारे में पूरा इतिहास बताएंगे। ये कौन कौन से बड़े फैसले किए हैं, जिनमें नोटबंदी का फैसला है, जिनमें तीस्ता सीतलवाड़, गुजरात गोधरा कांड का फैसला है और तमाम ऐसे फैसले हैं जो इन्होंने बड़े फैसले लिए हैं। और उन बड़े फैसलों में शामिल है बुलडोजर एक्शन पर सख्ती। और इसके साथ हम यह भी बताएंगे कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चुने जाने की प्रक्रिया क्या होती है, परंपरा कौन सी चीज होती है और किसे प्राथमिकता मिलती है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चुने जाने को लेकर, इसकी सिफारिश कौन करता है, प्रधानमंत्री की इसमें क्या भूमिका होती है। और अंत में यह भी बताएंगे कि बी.आर. गवई देश के 52वें सीजीआई हैं, लेकिन 53वें सीजीआई भारत के कौन होंगे यह अभी मैं आपको बता दूंगा। इनका कार्यकाल मात्र 7 महीने का है। लेकिन उससे पहले आप यह जान लीजिए कि बी.आर. गवई हैं कौन, इनके पिता कौन थे और इनका फैमिली बैकग्राउंड क्या है। चलिए शुरू करते हैं। 14 नवंबर 1960 को अमरावती महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ। इनका पूरा नाम जो है भूषण रामकृष्ण गवई है। इनके पिता का नाम सूर्यभान गवई है, जो भारतीय रिपब्लिकन पार्टी के प्रमुख नेता रहे, महाराष्ट्र के विधायक रहे, सांसद रहे, बिहार, सिक्किम, केरल के राज्यपाल भी रहे, मतलब एक बड़े राजनेता। इनके जो बड़े भाई हैं वो भी राजनेता रहे, जिनका नाम राजेंद्र गवई है। और इनका जो परिवार है वो शुरू से ही बौद्ध धर्म को पालन करते हुए आया है। और इनके जो पिता थे मतलब सूर्यभान गवई, वो भी एक प्रखर अंबेडकरवादी थे और अंबेडकर के विचारों को इनके परिवार में शुरू से ही कहा सुना जाता था। और शुरू से ही इनके विचारों मतलब अंबेडकर के विचारों को जो है इनको किस्से कहानियां इनको सुनाई जाती थी। मतलब इनके पिता, इनके परदादा जो थे वो लगातार इनको इस प्रकार की कहानियां सुनाया करते थे। इसके साथ ही समानता और न्याय की तमाम चीजों की लड़ाई शुरू से ही इनके घर में देखी जाती थी। और ये देश के दूसरे दलित मुख्य न्यायाधीश होंगे। कौन इसके पहले दलित मुख्य न्यायाधीश था वो मैं आपको आगे बताऊंगा। 16 मार्च 1985 को बार काउंसिल में पंजीकृत इन्होंने वकालत के लिए करवाया। उसके बाद नागपुर में नगर निगम, अमरावती नगर निगम, अमरावती विश्वविद्यालय के अस्थायी अधिवक्ता भी ये रहे। इसके साथ ही 1987 में मुंबई हाई कोर्ट में वकील के रूप में प्रैक्टिस शुरू की। 3 साल के बाद मतलब 2000 में मुंबई हाई कोर्ट का जज जो है इन्हें नियुक्त किया गया और वहां पर ये 19 सालों की सेवा दिए। 24 मई 2019 को सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में इन्होंने शपथ ली और जस्टिस के.जी. बालकृष्णन के बाद दूसरे दलित न्यायाधीश बने। ये 25 वर्ष से ही वकालत शुरू कर लिए थे। तो ये इनके बारे में एक छोटा इंट्रोडक्शन था। अब आपको यह बताने की कोशिश करते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चुने जाने के लिए कैसे इसकी प्रणाली होती है, इसकी प्रक्रिया क्या होती है, वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले यहां पर आप नजर डालिए, अनुच्छेद 124(2) सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान करता है। राष्ट्रपति इसमें क्या वर्णित है, इस अनुच्छेद में क्या उल्लेखित है वो जान लीजिए। राष्ट्रपति जो है वो मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश जो इस समय संजीव खन्ना है वो जो है, और अन्य न्यायाधीशों जो अन्य न्यायाधीश हैं वो परामर्श करते हैं, वो आपस में जो है समझौता करते हैं, आपस में परामर्श करते हैं, एडवाइस लेते हैं। और उसके बाद जो है सर्वोच्च न्यायालय का सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश जो है उनको सबसे अधिक प्राथमिकता मुख्य न्यायाधीश बनने में मिलती है। कॉलेजियम प्रणाली से एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं, जैसे मान लीजिए इस समय संजीव खन्ना है, उसके साथ ही 4 सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश मतलब 4 वरिष्ठ न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के, इनकी एक कमेटी बैठती है और इनके बीच जो है विचार विमर्श होता है, परामर्श लिया जाता है। मुख्य न्यायाधीश अपने उत्तराधिकारी के नाम की सिफारिश तब करते हैं जब कानून मंत्रालय उनको ऐसा कहने को मतलब उनको ऐसा करने के लिए कहता है। उसके बाद वो सिफारिश करते हैं। सिफारिश कानून मंत्रालय से होते हुए प्रधानमंत्री के पास जाता है। प्रधानमंत्री जो है वो राष्ट्रपति को सलाह देते हैं। मौजूदा सीजीआई संजीव खन्ना का कार्यकाल सिर्फ
13 मई को ही खत्म हो जाएगा और 14 मई को देश के 52वें सीजीआई मिल जाएंगे हमको बी.आर. गवई। और इसके साथ ही आपको बता दें कि कई बार आपके जहन में और कई बार आपके मन में भी यह प्रश्न उठता होगा कि जैसे विधायक, सांसद और तमाम लोगों के कार्यकाल निर्धारित होते हैं, वैसे जो है मुख्य न्यायाधीश के भी कार्यकाल जो है निर्धारित होते होंगे। लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि इसका कहीं भी वर्णन नहीं मिलता है कि इनकी जो मतलब ये कह सकते हैं कि इनका टर्म कितने दिन का होता है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट में, उच्च न्यायालय में जो है उनकी तारीख कब उनकी नियुक्ति हुई और इसके साथ ही उनकी उम्र, क्योंकि 65 वर्ष जो है रिटायरमेंट की उम्र होती है। और उससे पहले सर्वोच्च न्यायालय का जो सबसे वरिष्ठ कह सकते हैं जज होता है, उसे जो है सबसे प्राथमिकता दी जाती है। बी.आर. गवई का कार्यकाल सिर्फ 7 महीने का होगा। 2025 में यह भी रिटायर हो जाएंगे। तो ये हम आपको बताएं कि कैसे इसके बारे में पूरी एक प्रोसेस होती है मुख्य न्यायाधीश चुने जाने की। अब आपको बताते हैं कि जस्टिस बी.आर. गवई के कौन कौन से बड़े फैसले हैं जिनको लेकर ये सुर्खियां बटोरे और जो एक आकर्षण और प्रमुख केंद्र रहा जो इनके नाम के इर्द गिर्द घूमता है। चलिए आपको बताते हैं। नोटबंदी को वैध ठहराना, 2023 में फैसला आया। नोटबंदी योजना को लेकर 4-1 के बहुमत से वैध ठहराते उन्होंने यह निर्णय केंद्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के बीच परामर्श के बाद लिया था। उन्होंने यह बताया कि दोनों के बीच परामर्श हुआ और उसके बाद यह निर्णय लिया गया और इसको उन्होंने नोटबंदी को वैध ठहराया था। इसके साथ ही दूसरा जो फैसला था, ईडी निदेशक के कार्यकाल का अवैध विस्तार 2023 में सुनाया था इन्होंने। गवई की बेंच के निदेशक गवई ने बेंच की निदेशक मतलब ईडी निदेशक संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल के तीसरे विस्तार को अवैध घोषित किया था और उनको सख्त आदेश दिया था कि 31 जुलाई 2023 तक आप पद जो है वो छोड़ दीजिए। इसके साथ आपको बताते हैं कि इनके प्रमुख फैसलों में बुलडोजर कार्रवाई पर रोक को लेकर इनकी बहुत ज्यादा चर्चा होती है, जिसमें इन्होंने कहा था कि जस्टिस गवई और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की बेंच को लेकर यह फैसला आया था, जिसमें कहा गया था कि केवल आरोप और दोषी होने के आधार पर किसी संपत्ति को ध्वस्त करना असंवैधानिक है और इसको लेकर पूरे देश में जो है चर्चा छिड़ गई थी, बहस हो रहा था। टीवी चैनलों पर जो है डिबेट का एक प्रमुख विषय बन चुका था। कार्रवाई बिना कानूनी प्रक्रिया के नहीं कर सकते, अगर होती है तो इसके साथ संबंधित अधिकारी जिम्मेदार होंगे। मतलब उस बुलडोजर कार्रवाई को लेकर जो संबंधित अधिकारी होंगे उसमें इन्वॉल्व होंगे, उनके ऊपर कार्रवाई की बात जो है वो बी.आर. गवई ने कही थी। अब आपको आगे बताते हैं। इसके साथ ही सबसे प्रमुख फैसलों में इनके राजीव गांधी हत्याकांड के आरोपियों की रिहाई, जो 2022 में इन्होंने फैसला सुनाया था, जिसमें इन्होंने कहा था कि जस्टिस गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने 30 साल से ज्यादा समय से जेल में बंद 6 दोषियों को रिहाई के आदेश दिए थे। राजीव गांधी हत्याकांड के आरोपियों को रिहाई, इन्होंने 6 दोषियों को जो है रिहाई इन्होंने 2022 में दी थी। और इसके बाद जो है तीस्ता सीतलवाड़ को जमानत इन्होंने 2023 में दी थी। तीस्ता सीतलवाड़ को लेकर कहा जाता है कि गोधरा कांड जब हुआ था गुजरात में, इस दौरान जो है ये गुजरात को बदनाम करने की साजिश रच रही थी। वहां पे जो पीड़ित थे उनके नाम पर जो है एनजीओ, इन्होंने एक एनजीओ बनाया और उसमें जो फंड आया उसका गमन किया, उसका आरोप लगा था। लेकिन इसके बावजूद जस्टिस गवई की पीठ ने नागरिक अधिकार कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ को 2002 के गोधरा दंगों से संबंधित मामलों में नियमित जमानत दे दी थी। इसके साथ एक और फैसला, सार्वजनिक अधिकारियों के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 2023। जस्टिस गवई ने उस संविधान बेंच का हिस्सा थे जिसने यह निर्णय लिया था कि मंत्री और सार्वजनिक अधिकारियों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अतिरिक्त प्रतिबंध ना लगाया जाए। मतलब मंत्रियों और अधिकारियों के स्वतंत्रता को लेकर भी यह फैसला दे चुके हैं कि उन पे अतिरिक्त दबाव और अतिरिक्त जो है उन पे प्रतिबंध ना लगाया जाए। इसके साथ ही हम आपको अब आगे बता देते हैं कि देश के 53वें सीजीआई कौन होंगे। मतलब ये देश के 52वें सीजीआई हैं, समझ लीजिए। 14 मई के बाद ये 14 मई को ये शपथ लेंगे, ये 52वें हैं, लेकिन 53वें हम आपको बता देते हैं। 53वें होंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो बनता है जो सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ जज होते हैं। उस लिहाज से देखा जाए
तो मतलब बी आर गवई के बाद दूसरे वरिष्ठता के तौर पर आते हैं सूर्यकांत, जस्टिस सूर्यकांत, जो वरिष्ठता के आधार पर सबसे वरिष्ठ हैं। तो इसके बाद ये जो है बन सकते हैं 53वें सीजीआई, ये संभावना है। इसके साथ ही बी आर गवई के बारे में आपको बताऊं कि 19 अक्टूबर 2024 को गुजरात में एक सम्मेलन हो रहा था, जहां पर न्यायिक अधिकारियों का वार्षिक सम्मेलन होता है। उस दौरान बी आर गवई भी वहां पर पहुंचे थे और उन्होंने एक बड़ी बात कही थी कि देश में जो जुडिशियल सिस्टम है वहां पर अगर लोग न्याय तलाशते हैं, जो भारत के देश के लोग हैं वो न्याय तलाशते हैं, और अगर उनका विश्वास जो है न्याय प्रक्रिया से उठेगा तो वो भीड़ को अपने न्याय का केंद्र बनाएंगे, वो भ्रष्टाचार को अपने न्याय का केंद्र बनाएंगे, और तब जो है देश में गलत स्थिति पैदा होगी। ये इनका वक्तव्य था। बाकी बी आर गवई के बारे में आपको क्या लगता है, अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। आपको कौन से फैसले उनके ज्यादा रोचक लगते हैं बताइएगा, और कौन से फैसले जो है आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किए हैं बुलडोजर के बाद, अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। बने रहें मीडिया लैंड नेटवर्क के साथ।